हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और ये मैं केमिस्ट्री का जो है तीसरा वीडियो देने जा रहा हूं, यानी कि प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया जो है वो विद्युत विघटन कहलाती है, विद्युत विघटन। ठीक है, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को अलग करने की विधि विद्युत विघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। इस विधि का उपयोग जो है औद्योगिक क्षेत्रों में भी किया जाता है और इसके द्वारा जो है एल्यूमिनियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि के उत्पादन में सहायता प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों या फलन द्वारा अलग किया जा सकता है। मतलब कौन से मिश्रण को जो है अलग अलग कीपों या फलन द्वारा अलग किया जा सकता है, तो वह है तेल और पानी। ठीक, फनल के द्वारा किया जा सकता है तेल और पानी। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और ये मैं केमिस्ट्री का जो है तीसरा वीडियो देने जा रहा हूं, यानी कि प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया जो है वो विद्युत विघटन कहलाती है, विद्युत विघटन। ठीक है, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को अलग करने की विधि विद्युत विघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। इस विधि का उपयोग जो है औद्योगिक क्षेत्रों में भी किया जाता है और इसके द्वारा जो है एल्यूमिनियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि के उत्पादन में सहायता प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों या फलन द्वारा अलग किया जा सकता है। मतलब कौन से मिश्रण को जो है अलग अलग कीपों या फलन द्वारा अलग किया जा सकता है, तो वह है तेल और पानी। ठीक है ना, तेल और पानी का जो है मिश्रण को अलग अलग कीपों या फनल के द्वारा किया जा सकता है। तेल और पानी के मिश्रण को अलग अलग कीपों या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है क्योंकि यह एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, विषमांगी मिश्रण है, इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे में घुलने वाला मिश्रण नहीं है। समांगी मिश्रण क्या होता है, तब ऐसा मिश्रण जिसके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। मतलब दोनों समांगी मिश्रण जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ घुल जाते हैं। जैसे नमक के जलीय विलयन को नमक और जल में अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। मतलब जल को अलग नहीं देख सकते, नमक को अलग नहीं देख सकते क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ घुल जाता है। ठीक उसी तरह चीनी को जो है हम अगर पानी में घुला देते हैं तो चीनी को अलग नहीं देख सकते हैं और पानी को अलग नहीं देख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ घुल जाता है, इसीलिए इसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, तो ऐसा मिश्रण जिसके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है, मतलब आसानी से उसको हम देख सकते हैं। वैसे जैसे पानी में तेल को डालने पर जो है तेल ऊपर रहता है और पानी नीचे की ओर बैठ जाता है, मतलब बैठ जाता है, तो वह विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक उसी तरह जो है पानी के अंदर रेत डाल देते हैं यानी बालू, तो बालू जो है नीचे की तरफ चला जाता है और पानी जो है ऊपर की तरफ रहता है। ठीक है, तो वो दोनों चीज़ों को जो हम आसानी से देख सकते हैं, इसीलिए उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है, तो वह है नमी। ठीक है, नमी जो है वाष्पीकरण की दर को कम करता है। हवा में मौजूद पानी की वाष्प की मात्रा को नमी कहते हैं। कह रहा है कि हवा में मौजूद पानी की वाष्प की मात्रा को नमी कहते हैं। वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है और यह आर्द्रता पृथ्वी से वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों द्वारा वायुमंडल में पहुंचती है। वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है तो वाष्पीकरण प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। यानी वायुमंडल के टेम्परेचर में अगर वृद्धि होगी तो क्या होगा, वाष्पीकरण तेज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण क्या कहलाता है। यानी कि द्रव से डायरेक्ट गैस में बदलना क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है ना, इवेपोरेशन। द्रव से जो है डायरेक्ट गैस में परिवर्तन इवेपोरेशन कहलाता है। द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण एक सतह की घटना है और इस कार्य हेतु ऊष्मा द्रव को अपने अंदर से ही प्राप्त होता है। इस क्रिया से द्रव ठंडा हो जाता है। ठीक है, मतलब वाष्पीकरण की क्रिया की वजह से जो है द्रव ठंडा हो जाता है। तो यही कारण है कि शरीर से पसीना निकलने पर जो है ठंडा महसूस होता है, या वाष्पीकरण के कारण ही जो है सुराही का पानी यानी घड़ा का पानी जो है ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी वजह से जो है सुराही या घड़ा का पानी जो है ठंडा हो जाता है, तो वह है वाष्पीकरण की वजह से। ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यानी कि डायरेक्ट ठोस से जो है गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है,
तो कपूर और नेफ्थलीन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, द्रव का ठोस में परिवर्तन जो है हिमीकरण कहलाता है, यानी कि द्रव से जो है ठोस में परिवर्तन हिमीकरण यानी कि बर्फ का बन जाना है। पानी से बर्फ का बनना जो है हिमीकरण कहलाएगा। अगला है क्वेश्चन, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? तो ब्राउनियन गति की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। कोलाइडी विलयनों के कण सदैव विभिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े या अनियमित गति करते रहते हैं, जिसे ब्राउनियन गति कहते हैं, और इस गति की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोलाइड जो है एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है, मतलब घुलने वाला नहीं होता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, जिसमें विलय कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा परंतु निलंबन से छोटा होता है। कोलाइड में विलयन कणों का आकार का जो व्यास होता है वो 10⁻⁹ मीटर तथा 10⁻⁷ मीटर के मध्य होता है, यानी बीच में होता है। कोलाइड विलयन का कुछ उदाहरण है, जैसे दूध हो गया, स्याही हो गया, रक्त जो है, ये सब कोलाइड विलयन का उदाहरण है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध जो है किसका उदाहरण है? तो कोलाइड विलयन का है, या रक्त जो है वो कोलाइड का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो विलयन कहते हैं। ठीक है, विलयन कहा जाता है। विलेय और विलायक के समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है ना, विलेय और विलायक के समांग मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। फुलेरिन में कार्बन परमाणु होते हैं, यानी फुलेरिन जो होता है वो किसका होता है? कार्बन का अपरूप होता है, और इसके अंदर कार्बन परमाणुओं की संख्या जो होती है वो 60 होती है। ठीक है, फुलेरिन के अंदर जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या 60 होती है। ठीक है, फुलेरिन कार्बन का एक अपरूप है जिसमें कम से कम 60 कार्बन परमाणु होते हैं। दो या दो से अधिक रूप में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अपरूपता कहते हैं। ठीक है, अपरूपता कहते हैं। दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होता है, उसे अपरूपता कहते हैं, यानी एलोट्रोपी कहते हैं। जैसे कार्बन के विभिन्न अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फुलेरिन किसका अपरूप है? तो कार्बन का। ग्रेफाइट किसका है? तो कार्बन का। फुलेरिन जो हीरा जो है किसका है? तो कार्बन का अपरूप है। और हीरा का जो है प्रयोग जो है वो शीशा को काटने में किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग जो है पेंसिल में किया जाता है। फुलरूप का जो है आकार फुटबॉल के आकार के जैसा होता है, तो वो होता है फुलेरिन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामान्य परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और नाभिक के बाहर उसके अक्ष पे जो है कौन चक्कर लगाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, परमाणु किसी तत्व का छोटा से छोटा कण होता है। अगर बोला जाए कि तत्व का सबसे छोटा कण क्या होता है? तो परमाणु होता है। अगर यौगिक का सबसे छोटा कण बोला जाए तो अणु कहलाता है। तो परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन क्या होता है? तो परमाणु के अंदर प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसके सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, और इस पर कोई धन आवेश नहीं रहता, मतलब पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता है। परमाणु आवेश युक्त इस कण की खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था। मतलब परमाणु की खोज जो है अगर पूछा जाए तो गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। मतलब जितना न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा उतना ही प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा। ठीक है, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता, मतलब ना तो निगेटिव चार्ज होता है और ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, अर्थात न्यूट्रॉन एक उदासीन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज जो है 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। और बेरिलियम धातु पर जो है अल्फा कणों के आघात से। अगला क्वेश्चन है, विद्युत तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है, तो किसका प्रभाव होता है? तो न्यूट्रॉनों का प्रभाव होता है, न्यूट्रॉनों का। ठीक है, न्यूट्रॉनों विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। न्यूट्रॉनों एक नया कण है जिसका सर्वप्रथम आविष्कार सन 1930 ईस्वी में पाउली ने किया था। यानी क्वेश्चन पूछता है कि न्यूट्रॉनों की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो 1930 ईस्वी में जो है पाउली के द्वारा किया गया था। और इस कण का प्रथम सैद्धांतिक आधार प्रसिद्ध भौतिकविद फर्मी ने 1934 ईस्वी में बतलाया था।
न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। न्यूट्रॉनों की खोज बोला जाए तो पाउली के द्वारा किया गया था, और न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप खोज हुई है। ठीक है, तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप खोज हुई है, किसकी खोज हुई है? तो वह परमाणु के नाभि की खोज की गई है। परमाणु के नाभि की खोज की गई है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप परमाणु की नाभिक खोज की गई। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? तो पॉजिट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाया जाने वाला एक मौलिक कण है, और इसकी खोज जो है सन 1932 ईस्वी में कार्ल डी एंडरसन ने किया था। ठीक है, यह एक धनावेशित मूल कण होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला जो है मूल कण होता है, जिसका द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण भी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान 9.1 गुने में 10 के पावर -31 किलोग्राम तथा इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है 1.6 गुने में 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, प्रोटॉन में जो है अगर धनावेश होता है और कितना चार्ज होता है तो 1.6 गुने में 10 के पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है? तो किसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है? तो वह होता है प्रोटॉन के अंदर। ठीक है, प्रोटॉन एक धनावेशित विद्युत आवेश मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। यानी कि नाभिक के अंदर पूछा जाए परमाणु के, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ा न्यूक्लियॉन कहलाता है। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ नाभिक के अंदर शामिल होते हैं तो उसे न्यूक्लियॉन कहते हैं, जो कि परमाणु के नाभिक में नाभिकीय बल से आपस में बंधे होते हैं। जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है प्रतिकण के रूप में जाना जाता है। प्रतिकण के रूप में जाना जाता है। जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें प्रतिकण यानी एंटी पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। न्यूट्रॉन डैश के अलावा सभी परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। तो न्यूट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के अलावे सभी परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और इसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। कैथोड किरण पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? ठीक है ना, कैथोड किरण का प्रयोग जो है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो कैथोड किरण की खोज जो है सबसे पहले या प्रयोग जो है जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। जे थॉमसन के द्वारा। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डैश पर वर्णन नहीं करता है। यानी कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता है। तो किसका नहीं करता है? तो यह परमाणु के अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता है। परमाणु के अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता है। सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया, जो कि किसी परमाणु के केंद्रक या नाभिक की खोज किया था। रदरफोर्ड ने सोने यानी स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों को प्रक्षेपित किया। रदरफोर्ड ने पाया कि कुछ अल्फा कण स्वर्ण धातु की पन्नी के पार चले जाते हैं, मतलब उसके जस्ट उस पार चले जाते हैं, और कुछ कण परमाणु के नाभिक में टकरा करके वापस उसी दिशा में चले जाते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी। बोर के एटम के मॉडल की अवधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है? ठीक है, तो यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है। ठीक है, कह रहा है कि बोर के एटम के मॉडल की अवधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है, तो वह हो जाएगा कि यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है। बोर के एटम मॉडल की अवधारणा के अनुसार जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को आवेशित करता है तो वह उत्तेजित होकर के अगले बाहरी कक्षा में चला जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को उत्सर्जित करता है तो वह बाह्य कक्षा से भीतरी कक्षा में जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक कहा जाता है। तो वो न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक जो है ई रदरफोर्ड को कहा जाता है। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल प्रयोग से परमाणु के नाभिक में धनावेशित होने की खोज की थी तथा इसके बाद नाभिकीय बलों के अध्ययन को प्रोत्साहन मिला।